बीजेपी एक फांसीवादी ताकत है। तृणमूल जाहिर है ये आरएसएस की दिमागी उपज है, लेकिन यह एक विचारधारोत्तर गठन है, इसलिए इसमें उतना नुकसान करने की क्षमता नहीं है जितनी बीजेपी में है। बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पर और दार्शनिक रूप से भी एक बड़ा खतरा है। ममता बनर्जी ने कहा है कि एसआईआई केवल उनकी लाश पर होगा, लेकिन हम कह रहे हैं कि वह अच्छी भली जिंदा हैं और एसआईआई हो गया है। और इतने सारे मुसलमानों उन्होंने अपने मताधिकार खो दिए हैं। परंपरागत रूप से बंगाल में बीजेपी का कभी कोई गढ़ नहीं रहा और हम बीजेपी को बंगाल का कोई भड़काने वाला अंदरूनी पार्टी नहीं मानते। मैं अभी अभी आपके मीटिंग में थी और आप शायद वहाँ सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। तो अब युवा लोग सीपीएम की ओर आकर्षित क्यों नहीं होते, सिवाय शायद कैंडिडेट के? आपने देखा होगा कि मेरे भाषण के ख़त्म होने के ठीक बाद जो लोग सेल्फी लेने आए उनमें से ज़्यादातर युवा लोग हैं। अगर आप 90 के दशक के बाद देखेंगे तो वाम नेतृत्व वाले सांस्कृतिक आंदोलन में गिरावट आई है और यह हमारी विफलता है कि हम बहुत से युवा लोगों को अपनी वाम सांस्कृतिक सक्रियता के पारंपरिक रूप में शामिल नहीं कर पाए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इसके परे भी जगहें हैं और बहुत सारे युवा हमारे अभियानों में हैं। आप जानते हैं वे एजेड प्रॉप का काम कर रहे हैं, वे गीत लिख रहे हैं, वे गीत गा रहे हैं और वे वास्तव में हमारे साथ हैं। ये दुख की बात है कि आप उन्हें नहीं देख पाए। आपने बीजेपी और टीएमसी दोनों पर हमला किया। हाँ। आपको क्या लगता है आपका बड़ा दुश्मन कौन है? राष्ट्रीय स्तर पर या मौलिक रूप से मुझे लगता है कि ये भाजपा है, क्योंकि भाजपा एक फांसीवादी ताकत है। जबकि तृणमूल बेशक यह आरएसएस की दिमागी उपज है, लेकिन यह एक उत्तर वैचारिक गठन है, इसलिए इसमें उतना नुकसान करने की क्षमता नहीं है जितनी भाजपा में है। और अभी हिंदुत्व शासन के सत्ता में आने के साथ, उनके केंद्र सरकार में बने रहने के साथ और जिस तरह से वे संविधान राज्य की मशीनरी के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, मुझे लगता है बेशक भाजपा राष्ट्रीय स्तर पर और दार्शनिक रूप से भी एक बड़ा खतरा है। लेकिन यहाँ बंगाल में तृणमूल एक सहयोगी के अलावा और कुछ नहीं है। तृणमूल भाजपा की वह सब कुछ करने में मदद करती रही है जो उन्हें नहीं करना चाहिए। अभी ऐसा लगता है मानो पूरे केंद्रीय बल, केंद्र की पूरी ताकत ममता बनर्जी के खिलाफ जंग छेड़ रही है। ईडी, सुरक्षा बल, गृह मंत्री यहाँ हैं, प्रधानमंत्री कई दौरे कर रहे हैं, कैबिनेट मंत्री यहाँ डेरा डाले हुए हैं। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बंगाल के लोग ममता बनर्जी के प्रति एक तरह से सहानुभूति रखने लगे हैं कि आप जानते हैं वह यह बंगाल की शेरनी है जो उनके लिए लड़ रही हैं और देखिए उनके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है? क्या आपको लगता है कि उनके प्रति सहानुभूति बढ़ रही है जो लोगों के वोट करने के तरीके को प्रभावित कर सकती है? मुझे लगता है कि यह एक ऐसा नैरेटिव है जिस पर ममता बनर्जी वास्तव में चाहती हैं कि लोग विश्वास करें। लेकिन अगर आप ईडी और सीबीआई की भूमिका के बारे में सोचते भी हैं, हाँ, 3 लोग हैं, 3 मंत्री तृणमूल पार्टी के महत्वपूर्ण सदस्य हैं जिन्हें जेल भेजा गया था, लेकिन उनमें से एक को भी अभी तक दोषी नहीं ठहराया गया है। पार्थ चट्टोपाध्याय जो शिक्षा मंत्री थे, आपको पता होगा कि 26,000 छात्र जो बाद में शिक्षक बने उनकी नौकरी छीन ली गई और शिक्षा मंत्री के बिस्तर के नीचे लगभग 100 करोड़ रुपए पड़े थे। तो उन सभी सबूतों के बाद भी ईडी सीबीआई वास्तव में शिक्षा मंत्री के खिलाफ कुछ नहीं कर सकी। यह एक तरह से हमें केंद्र सरकार से यह सवाल करने पर मजबूर करता है कि क्या इलेक्शन से पहले उनकी सक्रियता सिर्फ दिखावा है, क्या वे वाकई कुछ भी सक्रिय रूप से करना चाहते हैं। तो मुझे सच में नहीं लगता कि केंद्र सरकार और यहाँ की ममता बनर्जी सरकार, आप जानते हैं, आपस में भिड़ी हुई है, जैसा कि वे, आप जानते हैं, लोगों को चित्रित करने की कोशिश करेंगी। मुझे लगता है कि यहाँ तृणमूल भाजपा दोनों एक जन विरोधी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है जो लोग महसूस करते हुए लग रहे हैं। जिन लोगों से हमने बात की है उन्हें ममता बनर्जी के लिए बहुत सहानुभूति है और वे कहते हैं कि यह सब प्रेम पर आधारित है। शायद आपको भी यहाँ आसपास के कुछ लोगों से बात करनी चाहिए जो कुछ भी सोच रहे हैं उसे बोलने से नहीं डरते। बस 1 हफ्ते पहले एक महिला थी, एक मथुआ महिला, जो जब हम प्रचार कर रहे थे वह हमारे पास आई और उसने उसका बहुत अच्छे से अभिवादन किया और सब कुछ। और फिर उसने इसी तरह एक टीवी में एक बाइट दी और कहा कि हाँ, हम सब ममता बनर्जी और तृणमूल के साथ हैं, लेकिन हमारे दिल में हम चाहते हैं कि वामपंथी वापस आएं।
हम उनके खिलाफ नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी नौकरी और हमारी सुरक्षा सब कुछ छीन लिया जाएगा। 1 या 2 दिन के भीतर तृणमूल पार्षद उसके घर गया, उसे पार्षद के ऑफिस में घसीट कर ले जाया गया और माफ़ी मांगने पर मजबूर किया गया। तो ये एक तरह का आतंक है जो ममता बनर्जी ने यहाँ स्थापित किया है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि लोग जो कुछ भी कह रहे हैं वह प्यार की वजह से है, ये डर की वजह से भी हो सकता है। तो फिर यह आपके लिए एक मुश्किल काम लगता है? हाँ, यह है, इससे कोई इनकार नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि हमें कोई आसान लड़ाई चुननी ही है। हमारे पास हमेशा या तो तृणमूल या बीजेपी में शामिल होने का विकल्प था। आप बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और कह सकते हैं कि आप जानते हैं जो भी बुरी बात है, लेकिन हम ममता बनर्जी को हराना चाहते हैं, इसलिए हम उनके साथ हैं। या आप बस तृणमूल में जा सकते हैं और कह सकते हैं हम जानते हैं कि बीजेपी फांसीवादी है, लेकिन हमें उनका विरोध करना है। तो वे बहुत आरामदायक क्लब या 2 आरामदायक किनारे हैं जहां लोग जा सकते थे, लेकिन हमने दूसरी तरफ को चुना है। हमने वैकल्पिक पक्ष को चुना है, हमने लोगों के पक्ष को चुना है। आप कैसे राजनीतिक रूप से सीपीएम की किस्मत को फिर से संवारने जा रही है? पिछले इलेक्शन और उससे पहले के इलेक्शन के बाद ये बंगाल में एक खत्म हो चुकी ताकत की तरह है। ऐसा नहीं है। नहीं, लेकिन अगर आप चुनावी राजनीति को देखें, जो अंततः यही है कि यही एक चली हुई गोली की तरह दिखता है। आपको क्या लगता है? अगर आप इलेक्शन के पिछले नतीजों को देखेंगे तो आप देखेंगे कि मुर्शिदाबाद में मोहम्मद सलीम दूसरे स्थान पर आए थे, और कुछ ही दिन पहले हमें हुमायूं कबीर के बारे में पता चला, जिन्होंने मुर्शिदाबाद में इलेक्शन से ठीक पहले एक तरह से एक दंगा रचा था। उन्होंने एक तरह से सहमति जताई या एक तरह से स्वीकार किया कि यह ममता बनर्जी की योजना थी, यह सुनिश्चित करने की कि एक हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण हो, ताकि न तो कांग्रेस से अधीर रंजन चौधरी और न ही सीपीएम से मोहम्मद सलीम विन कर सकें। तो अगर हम इतने ही अप्रासंगिक होते तो मुझे नहीं लगता कि ममता बनर्जी को इतना प्रयास करना पड़ता। पिछली इलेक्शन जहाँ से मैंने चुनाव लड़ा था, मुझे याद है कि हमें 2019 में मिले वोटों से 86,000 ज़्यादा वोट मिले थे। 86,000 लोग, वे कोई मजाक नहीं है। मुझे यकीन है कि यह उतना आसान नहीं है जितना यह दिखता है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई जादुई छड़ी है और आप जानते हैं उसे घुमा दें और सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन मुझे लगता है कि हम चीज़ों को ठीक करने की प्रक्रिया में हैं और शायद इसमें समय लगेगा, लेकिन दिन के अंत में हम ही अंतिम बात कहेंगे। आपकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां आप लड़ रही हैं, आप किसके खिलाफ हैं? हम तृणमूल के या चंद्रबाबू भट्टाचार्य के सिंडिकेट राज के खिलाफ हैं, जहां बहुत सारी टोलाबाजी और आप जानते हैं जबरन वसूली, नगर पालिका में बहुत सारा भ्रष्टाचार है। आप देखिए, हमारे नगर निगम के स्कूल बंद हो रहे हैं, हमारे नगर निगम के अस्पताल ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या सफाई है। सड़कें ठीक से नहीं बनी हैं। बस 1 साल पहले एक छोटी लड़की अपने ही घर के अंदर डूब गई, क्योंकि इतना जल जमाव था कि घर भी डूब गया था। तो ये सुश्री जैसी एक हैवीवेट कॉन्स्टिट्यूएंसी की स्थिति है। चंद्रबाबू भट्टाचार्य जो एक मंत्री भी हैं। तो हम मुख्य रूप से पिछली सरकार 15 साल की सरकार की विफलता के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम बेरोजगारी के खिलाफ भी लड़ रहे हैं। मेरी पीढ़ी के ज़्यादातर लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं। तो फिर सीपीएम और तृणमूल दोनों इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है। आप अपने मतदाताओं को ये विसंगतियां कैसे समझाते हैं? केरल में एक स्तर पर आप साथ हैं और दूसरे पर आप एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। केरल में आप जानते हैं कांग्रेस और सीपीएम। केरल में कांग्रेस और सीपीएम दोनों इंडिया ब्लॉक में हैं। लेकिन आप कैसे समझाते हैं? क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये एक विरोधाभास है। हम हैं, इंडिया ब्लॉक विभिन्न राजनीतिक पार्टी का एक समूह है जो भाजपा के खिलाफ हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ते जहां कोई, आप जानते हैं, टकराव ना हो, कोई बातचीत ना हो सके। भाजपा को बंगाल में एक महत्वपूर्ण ताकत नहीं होना चाहिए। अगर बंगाल में 2 पक्ष होने हैं तो वह धर्मनिरपेक्ष दल होने चाहिए, जो हमेशा से रहे हैं। परंपरागत रूप से बंगाल में भाजपा का कभी कोई गढ़ नहीं रहा और हम भाजपा को बंगाल का कोई अंदरूनी अंदर का पार्टी नहीं मानते हैं। तो मेरा आखिरी सवाल एसआईआर के बारे में है। अगर पश्चिम बंगाल में एसआईआर वैसा नहीं होता जैसा हुआ है, तो क्या आपको लगता है कि चुनाव के नतीजे, चाहे वे जो भी हों, अलग होते? मुझे लगता है कि सबसे पहले तो एसआईआर ने ये सुनिश्चित किया है कि मेरे इतने सारे सहनागरिकों ने, उन्होंने वोट का अपना अधिकार खो दिया है। तो
लोग जागरूक हो गए हैं कि ये मतदान का अधिकार कुछ भी नहीं है, इसे हल्के में नहीं लिया जाता है। आपको इसका इस्तेमाल करना होगा, वरना कोई इसे आपसे बस छीन सकता है। एक, लोग अपने मतदान के अधिकार को लेकर सचेत हो गए हैं। 2, बहुत से लोग जो अपने धर्म के आधार पर या तो तृणमूल या भाजपा को वोट दे रहे थे, वे समझ गए हैं कि इनमें से कोई भी सरकार उनके साथ खड़ी नहीं होने वाली है। पुंडरास वे भाजपा को वोट दे रहे हैं। SCR के बाद पुंडरास ने अपने, आप जानते हैं, मतदान अधिकारों का एक मेजॉरिटी खो दिया है। तो जहाँ तक मुसलमानों की बात है, ममता बनर्जी ने कहा है कि SIR सिर्फ उनकी लाश पर होगा, लेकिन हम कह रहे हैं कि वह भली चंगी जिंदा हैं और SIR हो चुका है और इतने सारे मुसलमानों ने, उन्होंने अपने मतदान के अधिकार खो दिए हैं। तो ये दोनों लोग जिन्होंने बंगाल के लोगों के लिए मसीहा बनने की कोशिश की, वे दोनों असफल रहे। तो मुझे लगता है कि अब उनके लिए सोचने का समय है। क्या आपको लगता है कि SIR के कारण CPM को नुकसान हुआ है? उदाहरण के लिए, अगर कुछ मुसलमान थे जो TMC के लिए वोट नहीं करना चाहते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि TMC ने वास्तव में उनके लिए कुछ नहीं किया है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। अब उनके पास TMC को वोट देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि वे घिरा हुआ महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर आप उन्हें वोट नहीं देंगे तो BJP सत्ता में आ जाएगी। वह 2021 में था। लोगों में वह डर है। मुझे नहीं लगता कि इस बार वह डर है। और मैं आपको बता सकती हूँ, मुर्शिदाबाद, मालदा जो क्षेत्र मुस्लिम मेजॉरिटी हैं, आपको एक बहुत अलग नतीजा देखने को मिलेगा। बंगाल के लोगों ने, खासकर मुसलमानों ने, डर से वोट देना बंद कर दिया है। वे अब उनका डर से वोट देना हो गया है। वे अपने अधिकारों के लिए वोट देने जा रहे हैं, वे अपनी शिक्षा के लिए वोट देने जा रहे हैं, वे अपने रोजगार के लिए वोट देने जा रहे हैं। तो फिर वे किसे वोट देंगे? लेफ्ट और कांग्रेस को, जहाँ भी वे शक्तिशाली हैं।